घर बनाने की शुरुआत में ही लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं जो कि उन्हें आगे चल के लाखों रुपए की पड़ती है। और मजे की बात यह है कि यह गलती दीवारों में नहीं, छत में नहीं, बल्कि जमीन के अंदर होती है। जी हाँ, फाउंडेशन से लेके प्लिंथ लेवल तक का काम, यही वो स्टेज है जहाँ पर आपका घर जो है वो 50 साल तक मजबूत बनता है। तो अगर आपने प्लॉट खरीद लिया है, घर का प्लान बन चुका है और बस अब आप काम शुरू करने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि फाउंडेशन से लेके प्लिंथ लेवल तक का काम जो है वो कैसे होता है, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि अगर आप 2026 में प्लिंथ लेवल तक यानी कि कुर्सी के लेवल तक अपने घर का काम करने के लिए जाते हो तो आपको कितना खर्चा आ सकता है। अब हमेशा की तरह सिर्फ हम 1000 स्क्वायर फीट का कॉस्ट नहीं देखेंगे, बल्कि इस वीडियो में हम अगर आपका घर 800 स्क्वायर फीट है, 1200 स्क्वायर फीट है या फिर 1500 स्क्वायर फीट है, तब भी आपको पता चल पाएगा कि आपको प्लिंथ लेवल तक घर बनाने के लिए कितना खर्चा आ सकता है। और वीडियो में मैं आपको एक ऐसी भी प्रैक्टिकल टिप दूंगा जो कि आपको कॉन्ट्रैक्टर के साथ डील करते वक्त आपके 1000 रुपए बचा सकती है। तो वीडियो पूरा जरूर देखें, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि जब भी हम प्लिंथ का कॉस्ट निकालने के बारे में बात करते हैं तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसमें अक्सर ही ऐसा देखा जाता है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है कि उन्हें प्लिंथ लेवल के लिए इतना खर्चा है, किसी को अलग खर्चा आ सकता है। हालांकि एरिया सेम होने पर भी बहुत सारे लोग प्लिंथ का खर्च जो है वो अलग अलग बताते हैं। अब इसके पीछे बेसिकली कारण ये होता है कि बहुत बार साइट के ऊपर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो मंगवा के रखते हैं। ऐसा नहीं कि आपने प्लिंथ का काम करना है तो उतना ही आप मटेरियल ला के रखते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल हम मंगवा के रखते हैं। चाहे हमारे कॉलम जो है वो आगे चल के बनने वाले होते हैं तो उसका स्टील आ जाता है, उसके बाद आपकी एक्स्ट्रा ईंटें, रेती, ऐसी चीजें जो है वो आपके साइट के ऊपर होती है। तो उनका खर्च जब हम जोड़ लेते हैं तो आपका प्लिंथ का कॉस्ट आपको थोड़ा सा ज्यादा लगने लगता है। उसके बाद आपके घर की जो फाउंडेशन की गहराई है उसके ऊपर भी प्लिंथ का कॉस्ट डिपेंड होता है। अगर कुछ जगह पर गड्ढों की गहराई ज्यादा है तो वहां पर आपको थोड़ा सा ज्यादा खर्च आता है। उसके बाद आपके लोकल एरिया में रेती, मुरुम, मजदूरी, इनके क्या रेट चल रहे हैं, इसके ऊपर भी आपका प्लिंथ का कॉस्ट डिपेंड होता है। तो इसीलिए प्लिंथ का जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। पर आज हम जो कॉस्ट देखने वाले हैं उससे आपको एक टेंटेटिव आइडिया आने में जरूर मदद मिलेगी। तो जब भी बात आती है प्लिंथ के काम की तो सबसे पहली चीज आ जाती है जो कि है एक्सकेवेशन, यानी कि गड्ढों का काम। ये पहला स्टेप होता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज ये ध्यान में रखनी है कि आपके सॉइल के कंडीशन के हिसाब से आपको गड्ढों की गहराई को लेना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो आप सॉइल टेस्टिंग भी करवा के ले सकते हो। अब गड्ढों की गहराई कितनी होनी चाहिए? आमतौर पर जो गड्ढों की गहराई है वो हार्ड स्ट्राटा यानी कि सख्त सतह जब आपको लगती है तो उतनी हमें गड्ढों की गहराई लेनी चाहिए। अब हर जगह पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कुछ जगह पर सख्त सतह जो होती है वो आपको 3-4 फीट पे ही लग सकती है, कुछ जगह पर ये गहरी हो सकती है। तो उस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है कम से कम गड्ढों की जो गहराई है वो आपको 5 से लेकर 6 फीट तक जरूर लेनी चाहिए, जो कि ज्यादातर नॉर्मल सॉइल के लिए सही रहती है। पर आपको आपके लोकेशन का भी ध्यान रखना है कि वहाँ पर बाकी लोगों ने कितना लिया है, उसका भी आप एक रेफरेंस ले सकते हो। अब आपका जो गड्ढा है उसकी चौड़ाई भी काफी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपका फुटिंग जो है वो अगर 4 फीट बाय 4 फीट का है तो आपको गड्ढा भी 4 फीट बाय 4 फीट का नहीं लेना है, बल्कि आपको जो गड्ढा है वो 4.5 फीट बाय 4.5 फीट या फिर 5 फीट बाय 5 फीट का लेना है। इसके 2-3 फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये आ जाता है कि आपकी फुटिंग जाली जो है वो आराम से सही पोजीशन में प्लेस हो जाती है। उसके बाद अगला फायदा ये आ जाता है कि शटरिंग का काम करने में आपको जगह मिल जाती है और मजदूरों को दिक्कत नहीं होती है। अब कुछ जगह पर तो मैंने डायरेक्टली देखा है कि आजकल तो हम बॉक्स पुटिंग के तरफ जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, शटरिंग का टेंशन ही नहीं लेते हैं, डायरेक्टली गड्ढे को भर देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप डायरेक्टली गड्ढों को भर देते हो तो इसका नुकसान ये होता है कि प्रॉपर आपको साइज शेप नहीं मिलता है। उसके बाद में आपका जो मटेरियल है वो काफी ज्यादा चला जाता है। इससे ठेकेदार का तो फायदा होता है क्योंकि उसका शटरिंग का काम बच जाता है, पर आपका मटेरियल जो है वो काफी ज्यादा प्रमाण में चला जाता है। तो इसलिए प्रॉपर शटरिंग किए बिना आपको उसे फुटिंग को नहीं भरने देना है। अब अगर हम बात करते हैं अगले स्टेप के बारे में जो कि आपके एक्सकेवेशन के बाद आता है, तो वो है पीसीसी, यानी कि आपके फाउंडेशन का बेस। अब यहाँ पर आपको जो पीसीसी करनी है, जैसा कि आप इस अगले वीडियो में देख सकते हो, तो इसके लिए आपको जो कंक्रीट इस्तेमाल करना है वो M20 ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल करना है और इसका प्रोपोर्शन होता है 1:1 1.5:3। ये M20 ग्रेड जो है इसे ध्यान में रखिए, क्योंकि आपको घरों के काम के लिए ज्यादातर M20 ग्रेड का ही इस्तेमाल करना होता है। फिर चाहे वो आपके कॉलम हो, आपका स्लैब हो या फिर बीम हो, वहां पर आपको M20 ग्रेड के ही कंक्रीट की तरफ जाना चाहिए। अब रही बात इस पीसीसी के थिकनेस की, तो यहाँ पर आपको इसकी जो थिकनेस है वो कम से कम 5 से लेकर 6 इंच तक रखनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात तो ये आ जाती है कि आपको इसे अच्छे तरीके से क्यूरिंग करनी है, यानी कि इसे पानी देना नहीं भूलना चाहिए।
याद रखिए, अगर आप पीसीसी में बचत करते हो तो नींव के नीचे आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। उसके बाद बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की, जो कि है फुटिंग जाली और कॉलम। जब आपकी पीसीसी कंप्लीट हो जाती है तो उसके ऊपर आपको फुटिंग जाली का इस्तेमाल करना होता है। जनरली जो फुटिंग जाली होती है इसके लिए 10 mm के सरिये का इस्तेमाल किया जाता है, और जो कॉर्नर्स होते हैं वहां पर एल बेंड को आपको जरूर प्रोवाइड करना चाहिए। ये जाली को एक मजबूती देने का काम करता है। और जब आप जाली रखने वाले हो तो वहां पर आपको कवर ब्लॉक जो है उनका खास करके इस्तेमाल करना चाहिए। और याद रखिए, आपकी ये जो फुटिंग जाली है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था, ये मिट्टी से कहीं टच नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हमने गड्ढे का साइज थोड़ा सा बढ़ा लिया था। अब अगर गड्ढे से टच हो जाती है तो क्या नुकसान होगा? इसकी वजह से होगा ये कि आपकी जो मिट्टी है वो जब सरिये के कांटेक्ट में आ जाती है तो आगे चल के आपका जो सरिया है वो बहुत ही जल्दी जंग पकड़ने लगता है। तो इसीलिए आपको इस जाली को कभी भी मिट्टी से टच नहीं होने देना है। उसके बाद बारी आती है इस जाली के ऊपर कॉलम को खड़ा करने की। तो यहाँ पर आपके कॉलम का साइज जो है वो अलग अलग हो सकता है। आपके घर के डिजाइन और स्पैन के हिसाब से कॉलम का साइज तय होता है। तो जनरली 9 इंच बाय 9 इंच, 9 इंच बाय 12 इंच, 9 इंच बाय 15 इंच, 9 इंच बाय 18 इंच, इस साइज के कॉलम का इस्तेमाल किया जाता है। अब घरों के लिए ज्यादातर 9 इंच बाय 15 इंच के कॉलम का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर आपको कॉलम के लिए कम से कम 6 सरियों का इस्तेमाल करना है, और कॉलम के लिए हमेशा कम से कम 12 mm के सरियों का आपको इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर ये जो स्टिरप्स होंगी, यानी कि ये जो रिंग्स है, तो यहाँ पर आपको 8 mm के सरिये के तरफ जाना चाहिए। अब बाद में इस फुटिंग को कास्ट किया जाता है कंक्रीट की मदद से। अब कंक्रीट के लिए वही हमारा M20 ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल करना है। उसके बाद जब आपका कंक्रीट वर्क कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको अच्छे तरीके से तराई कर लेना है। अब जब आप तराई करते हो, बाद में हम गड्ढों को भर लेते हैं, तो आपको गड्ढों को भरने के बाद भी उसके अंदर अच्छे तरीके से पानी भरना है, जिससे कि नमी जो है वो कंक्रीट को अच्छे तरीके से मिलती रहे। अब दोस्तों, हम गड्ढे भर के तो ऊपर आ चुके हैं, यानी कि कॉलम की कैप वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं, गड्ढों को भर दिया है। अब बारी आती है ग्राउंड बीम की। तो देखिए दोस्तों, ग्राउंड बीम जो होते हैं वो आपके ग्राउंड लेवल पे होते हैं, जैसा कि आप इस अगले वीडियो में देख सकते हो। इनका जो साइज होता है जनरली 9 इंच बाय 12 इंच या फिर 9 इंच बाय 15 इंच के लोग ग्राउंड बीम लेते हैं। अब ग्राउंड बीम जो होते हैं उनमें टॉप का जो सरिया होता है, यानी कि जो ऊपरी सरिया है, उसके लिए 10 mm का इस्तेमाल किया जाता है, और बॉटम में 12 mm के सरिये का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बीम का नीचे का हिस्सा जो होता है वो टेंशन जोन होता है। और यहाँ पर भी जो स्टिरप्स होती है, यानी कि जो रिंग्स है, वहां पर 8 mm का इस्तेमाल किया जाता है। और इस कंक्रीट को भरने के लिए, जैसे कि आपको पता होगा, M20 ग्रेड का ही आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पर भी आपको कवरिंग के तरफ खास करके ध्यान देना चाहिए, और जब भी आप कंक्रीट करने वाले हो तो आपको खास करके वाइब्रेटर का जरूर इस्तेमाल करना है, इससे काफी अच्छा कॉम्पैक्शन होता है। अब दोस्तों, ये जो ग्राउंड बीम है इसके ऊपर आपका ब्रिक वर्क आता है, यानी कि 9 इंच की जो ईंटों की दीवारें हैं वो इसके ऊपर बनाई जाती है, जैसे कि आप इस अगले प्लिंथ लेवल को देख सकते हो। अब जब भी आप फिलिंग करते हो तो फिलिंग करते समय थोड़ी सी जगह छोड़ के वहां पर अंदरूनी जो प्लिंथ बीम होते हैं उन्हें कास्ट किया जाता है। उसके बाद जाकर आपको बाकी का स्टेप करना है। तो जब आप इसे बनाते हो तो आपका ग्राउंड लेवल प्लस ये जो ईंटों का काम होता है वो आखिर आपको कितना लेना चाहिए? तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि रोड लेवल से आपकी जो प्लिंथ की हाइट है 3 फीट या फिर 3.5 फीट तक होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर कंजूसी करते हैं, कहते हैं कि 2 फीट सफिशिएंट हो जाएगी, पर याद रखिए दोस्तों, ये जो प्लिंथ लेवल है इसे उठाना काफी डिफिकल्ट होता है, और जैक लगा के जो लोग उठाते हैं उनसे पूछिए कि खर्चा कितना आया था और स्ट्रक्चर का डैमेज होने के चांसेस कितने ज्यादा होते हैं। तो इसके बजाय शुरुआती वक्त में ही अगर आप 3-3.5 फीट हाइट रख लेते हो तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रोड की जो लेवल है वो धीरे धीरे करके बढ़ती रहती है, और आपके जो ड्रेनेज लाइन वगैरह होती है तो उसमें भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए 3 फीट या फिर 3.5 फीट जो है रोड लेवल से आपकी प्लिंथ की हाइट होनी चाहिए। हालांकि आपको ये जो डिसीजन है ये साइट कंडीशन के हिसाब से लेना चाहिए, क्योंकि कुछ हजार बचाने के चक्कर में आगे चल के लाखों का सरदर्द मत पालिए। अब देखिए दोस्तों, घर बनाते समय आगे भी आने वाले जो स्टेप्स होते हैं उनके लिए आपके मदद के लिए हमने एक ई बुक बनाई है, जिसका कॉस्ट काफी कम रखा गया है। अगर आप उसे लेना चाहते हो तो नीचे पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूंगा। अगर आपको चाहिए तो वहां से भी आप परचेस कर सकते हो, क्योंकि आपके कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टेप पे आपको वो जो ई बुक है वो काफी काम में आ सकती है। अब दोस्तों, आपकी ब्रिक वर्क का काम कंप्लीट हो गया। आउटर में आपने 9 इंच की दीवारें बना ली है। अब आपकी ये जो प्लिंथ है इसके अंदर तो आपको कुछ भरना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा पॉपुलर इस्तेमाल किया जाता है वो ऑप्शन है मुरुम। ये बजट फ्रेंडली ऑप्शन है, काफी अच्छा ऑप्शन है, ज्यादातर घरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्ट और क्वालिटी के हिसाब से ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है। कुछ जगह पर सबसे सस्ता ऑप्शन आ जाता है जो कि है सॉइल, जिसमें कि थोड़ा सा सेटलमेंट का ज्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद कुछ लोग जो है रेती के तरफ भी जाते हैं। कुछ जगह पर रेती सस्ती मिलती है तो लोग प्लिंथ के अंदर रेती भी भरना पसंद करते हैं। हालांकि हमारे यहाँ पर तो काफी कॉस्टली आती है, तो इसीलिए उस ऑप्शन के बारे में कोई सोचता भी नहीं है।
अब दोस्तों जब आप इस मटेरियल को भरने वाले हो तो आपको ध्यानपूर्वक भरना चाहिए, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट कीजिए। और जब भी आप इसके अंदर मुरुम को भरते हो तो आपको उसके ऊपर अच्छे तरीके से पानी जरूर देना है, जिससे कि एयर वॉइड जो है वो रिलीज हो जाते हैं। ये जो मुरुम है या फिर सॉइल है ये काफी अच्छे तरीके से बैठ सकती है। याद रखिए प्लेट कॉम्पैक्टर तो हम इस्तेमाल करने वाले हैं, पर प्लेट कॉम्पैक्टर जो है वो ऊपर के तरफ थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। गहराई तक ज्यादा कॉम्पैक्शन के लिए आपको वहां पर सिर्फ पानी का इस्तेमाल करना है, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और काफी कारगर होता है। और जब आपका ये पानी वगैरह देके हो जाएगा, अच्छी लेवल हो जाएगी, तो आप वहां पर कॉम्पैक्शन कर सकते हो। कॉम्पैक्शन जब आप करते हो प्लेट कॉम्पैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने प्लिंथ में पानी डालने में या फिर कॉम्पैक्शन करने में कोई ध्यान नहीं दिया तो आगे चल के आपकी फर्श जो है वो बैठ सकती है। जब आपका कॉम्पैक्शन कंप्लीट हो जाता है तो कुछ जगह पर सोलिंग भी की जाती है, तो आप सोलिंग कर सकते हो। कुछ जगह पर लोग डायरेक्टली बार डाल के ऊपर के तरफ डायरेक्टली पीसीसी भी करते हैं। तो ये जो पीसीसी का आपका लेयर होगा कम से कम 3 से लेकर 4 इंच का थिकनेस वाला आपका ये जो पीसीसी का लेयर है ये होना चाहिए। अब दोस्तों इस तरह से आपका प्लिंथ लेवल का काम जो है वो फाइनली कंप्लीट हो जाता है। तो अब बात करते हैं खर्चे के बारे में। तो खर्चे में देखिए दोस्तों, अगर आपका 800 स्क्वायर फीट घर है तो उसके लिए आपको 3 लाख से लेके 3,40,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। अगर आपका घर 1,000 स्क्वायर फीट है तो उसके लिए आपको 3,75,000 से लेके 4,25,000 रुपए तक खर्च आ सकता है, यानी कि लगभग आपको 4 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है। उसके बाद रही बात 1200 स्क्वायर फीट घर की, तो उसके लिए आपको 4,50,000 से लेके 5,10,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। रही बात 1500 स्क्वायर फीट घर की, तो आपको 5,60,000 से लेके 6,37,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। ध्यान रखिए ये जो आंकड़े मैंने आपको बताए हैं ये अप्रोक्सीमेट है, आपके सॉइल कंडीशन अनुसार, लोकल मटेरियल और जैसे मैंने आपको कहा आपने कितना मटेरियल एक्स्ट्रा लाके रखा है उस हिसाब से इसमें थोड़ा सा फर्क भी आ सकता है। अब देखिए दोस्तों, वीडियो के एंड तक आप रुके हो तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बोनस टिप मैं जरूर देना चाहूंगा, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट देने का सही तरीका। बहुत बार क्या होता है, जब भी हम घर का काम शुरू करते हैं तो हम काफी जोश में होते हैं और हमारा कॉन्ट्रैक्टर जो है वो उससे भी ज्यादा जोश में होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर जिस तरह से पेमेंट मांगता है हम ज्यादा पेमेंट रिलीज करते जाते हैं। जब जरूरत से ज्यादा ठेकेदार पेमेंट आपका ले लेता है तो आपके काम की जो रफ्तार है वो धीमी हो सकती है, और अगर आगे चल के कॉन्ट्रैक्टर ने काम छोड़ दिया तो आपको इसका काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए ये ध्यान में रखिए कि पेमेंट आपको हमेशा स्टेज वाइज जरूर कर लेना चाहिए। एक पूरा पेमेंट का अंदाजा ले लीजिए और उसी हिसाब से आपको स्टेजेस कर लेने चाहिए कि प्लिंथ को आपको इतना पेमेंट करना है, लिंटल लेवल तक इतना होना चाहिए, उसके बाद में स्लैब लेवल तक। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप अगर कॉन्ट्रैक्टर को आप पेमेंट करोगे तो एक्स्ट्रा पैसे जाने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं और आप भी थोड़े से रिलैक्स हो जाते हो। तो अब अगर आपके भी कोई सवाल होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, 1,000 स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए आपको कितना खर्च आ सकता है ये जानने के लिए आप इस वीडियो को भी जरूर देख सकते हो।